नमस्कार मित्रों, जीएस ह्यूमर में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। जैसा आप जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम तो हमारा बहुत नियर बाई है और अपकमिंग की बात करें तो यूके पीसीएस भी आने वाला है और यूपी पीसीएस और आरओ जैसा न्यूज़ में बना हुआ है कि ये हमारे अक्टूबर और नवंबर में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम जनरल स्टडीज़ तो ऑफ कोर्स पढ़ते ही हैं सारे एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जीएस ह्यूमर पर हम लोगों ने शुरू करा है जो क्विक रिवीजन की सीरीज़ है ये। क्विक रिवीजन की सीरीज में हम शॉर्ट नोट्स के द्वारा या फिर सिनॉप्सिस के द्वारा आप लोग इनकी इंपॉर्टेंस जानते ही होंगे। इनके द्वारा हमने अपने जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको शुरू करा है। स्टार्टिंग में हमने देखा है पॉलिटी को लिया है क्योंकि पॉलिटी को हम देख सकते हैं कि जो हम यूजुअली जो पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो वो हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं और जब लक्ष्मीकांत को पढ़ने की बात आती है तो 600 700 800 पेज हो जाते हैं। तो इनको रिवाइज करना है, इनको बहुत जल्दी ब्रशअप करना है। यही नहीं कि बस यूपीएससी के एग्जाम के, आगे भी बहुत सारे एग्जाम है। तो हर एग्जाम के लिए हर एग्जाम का लेवल ऑलमोस्ट आजकल ऐसा हो चुका है कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी ही होती है पॉलिटी के लिए। अब वो टाइम गया कि लूसेंट के आप वनडे एग्जाम में भी देख लो या फिर आप पीसीएस एग्जाम में भी स्पेशली देख लो, तो वो टाइम गया कि आप लूसेंट पढ़ के बात बना लें। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए बेसिकली ये नोट्स मैंने खुद के द्वारा बनाए हुए थे और एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत एक लंबी जर्नी होती है कि आप पूरे 700-800 पेज की जो पूरी बुक है, उसको कुछ ही उसमें पेजेस में कंपाइल करके लाना। तो एक बहुत हार्ड वर्किंग प्रोसेस होता है। इसीलिए टॉपर्स इसकी जो वैल्यूएशन है, टॉपर्स के द्वारा इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बार-बार अब डिफरेंट जो उनके मंच होते हैं, उनके द्वारा बताई जाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये जो लक्ष्मीकांत है, इस पूरी लक्ष्मीकांत को कंपाइल करा है और ये सारे शॉर्ट नोट्स आपके सामने, आप इनको सिनॉप्सिस बोल सकते हैं, लक्ष्मीकांत की समरी बोल सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि हाँ, लक्ष्मीकांत ही है। सा सब कुछ आप चाहें तो अपने लेवल पर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो एक-एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होगा कि हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था मेरा वो यहाँ से बच गया या फिर कोई कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ से रह गया। अभी हम लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इकोनॉमी पकड़ेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री पकड़ेंगे और जितना पॉसिबल होगा सारे सब्जेक्ट्स का हम एक ब्रश अप करके या फिर एक जो फास्ट या फिर रैपिड रिवीजन है उसको ले सकते हैं। रही बात इनके पीडीएफ की, तो ये सीधी-सी बात है, जो क्लास में तो मैं, क्योंकि देखो ये कीवर्ड में बने हुए हैं सारे, तो यहाँ तो मैं आपको इनको समझा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ों को सो दैट आप अगली बार इसको पढ़ें तो आप इसको कनेक्ट कर पाएँ बेटर वे में। तो इसकी जो पीडीएफ थी, तो मेरा इनिशियली तो मेरा मूड नहीं था कि ये पीडीएफ शेयर करूँ इतना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सारी चीज़ें शेयरेबल करूँ, इतना सारा सब कुछ है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह ये सारी चीज़ें पेड ही मिलती हैं। बट हाँ, कुछ लोगों की डिमांड के बेसिस पर, क्योंकि जस्ट अभी जीएस उम्र पर हमारी जो फैमिली है बहुत छोटी फैमिली है और अभी छोटी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज़ अभी इनिशियल जो रास्ता है उसमें साथ आप ही ने दिया है, तो आप जो कहें वो सब कुछ ओके है, ठीक है? तो आपने माँगा और ये सारी चीज़ें जो पीडीएफ है आपको लिए वो शेयर कर दी जाती है टेलीग्राम में, जो भी लेक्चर हम करते हैं। जैसे ही फंडामेंटल राइट कंप्लीट होगा तो पूरा एक पीडीएफ बना के मैं फंडामेंटल राइट का कंप्लीटली आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगा टेलीग्राम में, सो दैट आप जब भी आपको फंडामेंटल राइट आपको जब भी रिवाइज़ करना हो, तो आप सीधा सा बस एक पीडीएफ खोलेंगे और सिर्फ 2 से ढाई पेज के अंतर्गत ही आप पूरा का पूरा जो फंडामेंटल राइट है उसको क्विक रिवाइज़ कर लेंगे। जो कि आपको लक्ष्मीकांत में बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। छोटा होने का यहाँ पर रीज़न ये है कि मैंने जो नोट्स हैं उनको कीवर्ड में बनाया है। आपने अगर कभी भी पॉलिटी पढ़ रखा है, आप इन कीवर्ड को पढ़ेंगे और यहाँ से जो वीडियोज़ में से समझ लेंगे तो आपके दिमाग में एक फ़िल्म चलने लग जाएगी जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग में। और हो सकता है आपने पहले वीडियोज़ देखे हैं तो आप इनकी इंपॉर्टेंस को देख भी सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको आप बहुत लाइटली ना लें, बहुत हल्के में ना लें। ये एक तरीके से गिफ्ट समझ लीजिए कि हमारी जिस उम्र की जो फैमिली है, इनिशियल फैमिली है, उसके लिए गिफ्ट है। हो सकता है कभी ये लेटर ऑन या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप आएँ, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको पेड भी मिल सकें। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ये सारी चीज़ें पेड भी मिलती हैं। एनीवेज़, हम बात कर चुके थे फंडामेंटल राइट की, बात कर चुके थे बेसिक फीचर्स की, बात कर चुके थे। बेसिक फीचर्स में हमने सारी चीज़ें देखी थी, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या-क्या चीज़ें इनके अंदर होती हैं, क्या-क्या सब कुछ होता है, सब कुछ देख लिया था और हम आर्टिकल 15 तक हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम आर्टिकल 16 से लेकर और अगले वीडियो में हम सबको एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा-सा ये धैर्य रखें, क्योंकि देखो आप हैंडराइटिंग पे ना जाएँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं हैंडराइटिंग के रिगार्डिंग, तो यार इतनी भी बेकार नहीं है, मतलब अंडरस्टूडेबल है, आप समझ सकते हैं ईज़िली। नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज तो समझते ही हैं, मैं आपको बोल के सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसको मैं चाहूँ तो मैं टाइप करके भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट अगर टाइप करके आपको प्रोवाइड कराऊँगा तो वो फ़ील नहीं आ पाएगी। जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के टाइम पर आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर आपके सामने स्लाइड यहाँ पर देख रहे होंगे और वहाँ जब आप रिवाइज़ करेंगे अपने नोट्स में आपने पीडीएफ के थ्रू या फिर प्रिंट आउट निकलवा के, तो आपको ऐसे ही फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही फॉर्म में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करेंगे तो आप बेटर वे में कनेक्ट कर पाएँगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा बिलीफ है। एनीवेज़, आर्टिकल 16 के बारे में हम बात करेंगे तो आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि जो हम बात करें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हम जो बात कर रहे थे, जो समानता का जो हमारा अधिकार मिला हुआ था, उसमें जो हमारा आर्टिकल 16 है
वो कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? तो भाई लोक नियोजन का मतलब होता है जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं, लोक यानी कि गवर्नमेंट, नियोजन यानी कि जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स में अवसर की समता मिलेगी सबको, यानी कि सब लोगों को समानता दी जाएगी लोक नियोजन में। लेकिन इसके कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपवाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपवाद यानी कि कौन कौन सी जगहों पर लोक नियोजन में जो समता है उसके जो सिद्धांत हैं उसको इग्नोर करा जा सकता है। तो ऐसा हम देखेंगे विशेष नौकरी हेतु निवास की शर्त रखी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने उत्तराखंड का, जैसे भी हमारा अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, तो आपने उत्तराखंड में ये चीज देखी होगी कि सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम है ना, वो ओपन है सबके लिए, ठीक है। लेकिन अब जब वहां पर लोअर पीसीएस या फिर उत्तराखंड का जो आरओ एआरओ एग्जाम होता है ना, आपने वहां पर उसके बारे में देखा होगा, जब भी उसके फॉर्म निकलते हैं तो उसमें एक प्री कंडीशन होती है कि आपको उत्तराखंड का रेजिडेंशियल होना चाहिए, आपको उत्तराखंड के निवासी आप होने चाहिए। तो यानी कि विशेष कोई ऐसी विशेष नौकरी है उसके वहां के लोकल होने की, कोई वहां का निवास जो है होने की, ना कि आप वहीं के निवासी होने चाहिए जहां पर वो वैकेंसी निकली हुई है। तो ऐसी शर्तें रखी जा सकती हैं और ये लोक नियोजन में अवसर की समता के जो है अपवाद के रूप में पहला अपवाद हम मान सकते हैं। अगला बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण। आप में से जो भी कैटेगरीज में लोग हैं, जो जनरल के अलावा जितनी भी कैटेगरीज में जो हम लोग होंगे, उन लोगों को आपको जो देखा होगा, आपको जो रिजर्वेशन मिलता है, जो कोटा मिलता है, वो भी तो लोक नियोजन में अवसर का एक अपवाद है। आप जब बोलेंगे कि भाई कोटा दिया जा रहा है, जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनको क्यों दिया जाना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ तो आर्टिकल 16 मिला हुआ है कि लोक नियोजन में सबके लिए समता होगी। तो वहां पर अपवाद हमें इसीलिए मिला हुआ है, ये रिजर्वेशन हमें इसीलिए मिला हुआ है, ताकि हमारा जो एक निम्न जो ऐतिहासिक रूप में हम एक निम्न श्रेणी का जो हमारा सामाजिक वर्ग आया है, जिसका हमेशा से शोषण होता रहा है, और उच्च जो सो कॉल्ड जो उच्च जाति या फिर उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा उनका जो शोषण करा गया था, और तो वहां पर ये जो है एक डिफरेंस आ रहा था, असमानता आ रही थी। तो जो नीचे के लोग थे उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उन लोगों को उनके बराबर में लाने के लिए ये जो हमारा पॉजिटिव एक एस्पेक्ट लाया गया और रिजर्वेशन को इस तरह से स्टेब्लिश करा गया। तो जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी हमारे लोक नियोजन में अवसर की समता का अपवाद है। अब अवसर की समता का अपवाद तो होता ही क्योंकि उनको ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, उनको अटेम्प्ट ज्यादा मिल रहे हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी में भी आप देख लेंगे तो हर हर जगह आप देख लेंगे एज रिलैक्सेशन हुआ, फीस एग्जाम की फीस हुई, उनमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये अपवाद है हमारे लोक नियोजन में अवसर की समता का। संस्था या फिर परिषद में धार्मिक आधार पर व्यवस्था। मान लीजिए कोई भी ट्रस्ट है, कोई काउंसिल है, कोई संस्था है, वहां पर धर्म के आधार पर व्यवस्था। जैसे अभी आप मान लीजिए हमारा राम मंदिर बना है, या फिर कोई भी ऐसा धार्मिक आपका कोई इंस्टीट्यूशन हो, उस धार्मिक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ये सीन बने कि मान लीजिए कोई ऐसी, जैसे मान लीजिए पुजारी की पोस्ट निकली हुई है, तो वहां पर डेफिनेटली मंदिर में पुजारी के लिए बंदा हिंदू ही होना चाहिए। वहां पर आप ये लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए, चाहे कोई और नॉन हिंदू बंदा है, आप वो जॉब मांगने के लिए वहां पर आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहां पर भी ये जो अपवाद है ये लागू होगा। अब जो कुछ हमारे जो लोक नियोजन में जो आरक्षण से संबंधित कुछ जो आयोग हैं, काका कालेलकर, और सबसे ज्यादा आता है मंडल कमीशन, इसके बारे में हम देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत में काफी अच्छे से दे रखा है, तो यहाँ भी हम चीजों को अच्छे से देखेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जो ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए, इनकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग है। इसका जो पहला हमारा देखेंगे, जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, 1950 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में इसका जो है गठन करा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके काका कालेलकर साहब, और 1950 में इनका गठन होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, जो काका कालेलकर की अध्यक्षता में था, गवर्नमेंट ने इसकी जो रिपोर्ट आई थी उन पर बहुत विचार नहीं किया, इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद आता है हमारा सेकंड मंडल आयोग जिसको बोलते हैं, यानी कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, इसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं हम, क्योंकि मंडल साहब के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जा रही थी। 1979 में आता है, ईयर जरूर ध्यान रखेंगे। सेकंड मंडल कमीशन कब आता है, यानी कि सेकंड आपका जो पिछड़ा वर्ग आयोग कब आता है, जिसे मंडल कमीशन भी बोलते हैं, तो ये 1979 में आता है। और 1980 में, यानी कि एक साल बाद ही अपनी रिपोर्ट दे देता है। और उस टाइम पर गवर्नमेंट किसकी होती है, तो मोरारजी देसाई जी हैं, उनकी सरकार होती है उस टाइम पर। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज बोला अपनी रिपोर्ट में कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ी जातियों की उनके द्वारा पहचान करी गई ओबीसीज में। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जितने भी लोग थे उनमें से सामाजिक और शैक्षिक जो पिछड़ी जातियां थी उनकी पहचान करी गई, और लगभग 3743 ऐसी पिछड़ी और सामाजिक जातियों की पहचान करी गई। और इन्होंने मंडल कमीशन ने अपनी ये सिफारिश दी कि जो ओबीसी है, हमारे जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग वाले, जो अदर बैकवर्ड क्लास लोग हैं, इनके लिए 27% का रिजर्वेशन होना चाहिए, 27% का आरक्षण होना चाहिए। ये सिफारिश इनके द्वारा करेगी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, मंडल कमीशन के द्वारा 27% का जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन था उसकी सिफारिश करी गई। तो बात करेंगे कुल जो सारा सबका रिजर्वेशन मिला के, जितनी भी कैटेगरीज थी सबका रिजर्वेशन मिला के टोटल 50% हो गया था इसके बाद में। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये सिफारिश तो उस टाइम पे करी गई थी, मोरारजी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। ये भी एक एक ध्यान रखेंगे, शॉर्ट नोट के एक एक वर्ड से आपका क्वेश्चन बन सकता है, बनते भी हैं, मॉक दिए होंगे, पीवाईक्यू देखे होंगे आपने, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को बेटर वे में। हाँ, एक शॉर्ट नोट्स के बारे में सॉरी, शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊं तो जो बंदे सीरियस हैं उनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो इसके इंपोर्टेंस को खुद समझ जाएंगे और इसको अडॉप्ट करेंगे।
हमने ये तो देख लिया कि भाई मोरारजी गवर्नमेंट में तो हमारा सेकंड मंडल कमीशन आता है, इनके द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे 1990 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट होती है, इसके द्वारा ये जो 27% का जो मंडल कमीशन के द्वारा जो सिफारिश दी गई थी, तो ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा लागू करा गया था, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मोरारजी की गवर्नमेंट थी, तब तो मंडल कमीशन का जो गठन होता है, और लागू किसके द्वारा कराया गया, इसके जो सिफारिश दी गई थी उस रिजर्वेशन को, तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसकी थी उसको उस टाइम पर भी ध्यान रखना है, और 27% जो सिफारिश दी थी एग्जैक्टली उसको अपना लिया था। 1992 में क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी, 1992 में मंडल केस आता है, और मंडल केस पहुंचता है कहां, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या करा गया मंडल केस में, आर्टिकल जो 16(4) था उसका परीक्षण करा गया, और उसमें बताया गया कि जो उच्च जाति का जो 10% है उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जैसे आज के टाइम पर ईडब्ल्यूएस है ना, उस टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा ईडब्ल्यूएस की तरह ही उच्च जातियों के लिए भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया, ठीक है। लेकिन जो 27% जो हमारा मंडल केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो 27% जो आरक्षण होता है ओबीसी के लिए, उसको जारी रखा गया था, ठीक है। और ये जो क्रीमी लेयर, कल मैंने आपको सारे जो प्रावधान बताए थे, मानक बताए थे कि कौन कौन जो हैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। तो क्रीमी लेयर में जो जो लोग आ रहे थे उन सबको, जो क्रीमी लेयर में जो लोग आ रहे थे उन सबको भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये चीज मंडल कमीशन में कही गई। प्रोन्नति में आरक्षण नहीं, यानी कि आपको भर्ती प्रक्रिया में तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन आपको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, ये चीज मंडल केस में बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो टोटल आरक्षण है वो 50% होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड जो है वो बैकलॉग के लिए वैध माना जाएगा। कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग क्या होता है, मान लीजिए आप एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ओबीसी के लिए किसी भी पोस्ट पर 50 पोस्टें निकली हुई हैं, रिजर्व है 50 पोस्ट ओबीसी के लिए। अब उनमें से जो वैकेंसी आती है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं या फिर जो लोग उसमें उसको क्राइटेरिया को पूरा कर पाते हैं, मान लीजिए 40 लोगों की जो सीटें थी, 40 सीटें भर दी, ठीक है, ये हो गया। तो अब 40 सीटें भर दी, तो बची हुई 10 सीटों का क्या होगा, बची हुई 10 सीटें अगली साल जो ओबीसी के लिए वैकेंसी आएंगी उनमें ऐड हो जाएंगी। अगर उस साल भी पूरी नहीं भर पाई वो 10 सीटें, तो ध्यान रखेंगे अगर उस साल भी नहीं भर पाई, तो तीसरी साल फिर वो सीटें जो होंगी, वो तीसरी साल वो सीटें जनरल की जो सीटें हैं उनमें कन्वर्ट कर दी जाएंगी। तो जो बैकलॉग होता है उनके लिए जो कैरी फॉरवर्ड है उसको वैध कर दिया गया मंडल कमीशन में, ठीक है। अब मंडल कमीशन आया सुप्रीम कोर्ट के लिए, टाइम वही होता है, हम जानते हैं कि जब न्यायालय में और गवर्नमेंट में गतिरोध होता है कि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, गवर्नमेंट ने उस केस को पलटने के लिए कुछ बोल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको केस में ले लिया, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो वहां पर फिर इसके अगेंस्ट में हम देखेंगे गवर्नमेंट, या फिर इसके प्रत्युत्तर में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा रामनंदन समिति का गठन करा गया 1993 में, और 1993 में एनसीबीसी का गठन करा गया, ठीक है। यानी कि हमारा बात करेंगे तो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड जो क्लास है, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, इसका गठन आपको 1993 में देखने को मिलेगा। गठन होता है 1993 में, ध्यान रखेंगे, लेकिन संवैधानिक दर्जा इसको देखने को मिलेगा आपको 100 यहाँ पर 102(3) में जब ये अमेंडमेंट होते हैं हमारे यहाँ पर, आपको ये देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो 102 में आपको इसको जो ये देखने को मिलेगा संवैधानिक दर्जा, लेकिन गठन होता है 1993 में। अब ध्यान रखना है 77वें संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रोन्नति में आरक्षण था इसको समाप्त कर दिया गया। 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में आता है, और जो प्रमोशन में ये जो आरक्षण दे रहे थे उसको समाप्त कर दिया, और राज्य सेवा में SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाता रहा, ठीक है, ये चीज देखेंगे। अब फिर से 81वां संविधान संशोधन ये करते हैं, और बैकलॉग में आरक्षण की जो 50% सीमा थी ये इसको जो है इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब ये जो लिमिटेशन जो लगाई गई थी उसको इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 के बारे में, सारे जितने भी घटनाक्रम थे वो सारी चीजें आपने यहाँ पर देख ली हैं। अब देखेंगे हम आर्टिकल 17 को देख लेते हैं। आर्टिकल 17 में क्या बारे में हम बात करें तो आर्टिकल 17 बोलता है हमारा अस्पृश्यता का अंत, यानी कि हमारी जो अनटचेबिलिटी है वो समाप्त हो जानी चाहिए। उसका मतलब क्या है अनटचेबिलिटी समाप्त होने का, तो उसका मतलब है भैया कि जो हमारा छुआछूत चल रहा है कि हम उसको नहीं छुएंगे, हम वहां नहीं छुएंगे, सो कॉल्ड जो उच्च जाति बनते हैं लोग अपने निम्न जाति के लोगों को टच करने से, या फिर पुराने टाइम पे बहुत सारी कुरीतियां हम देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जो आर्टिकल 17 से क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है, क्या जो अनटचेबिलिटी है क्या वो संविधान में कहीं परिभाषित है, संविधान में परिभाषित नहीं तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा उसको किसी एक्ट में परिभाषित करा गया। तो ध्यान रखना है ये आपको स्टेटमेंट में मिलता है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है आर्टिकल 17 से, और यहाँ पर दोनों जो चीजें हैं वो गलत हो जाती हैं कि जो अनटचेबिलिटी है ना तो इसको संविधान में डिफाइन करा गया है ना ही किसी एक्ट में, जो हाँ एक्ट में अगर हम देखेंगे तो देखो एक्ट में जब हम बात करेंगे तो एक्ट में आप इसको देख सकते हैं, एक्ट में तो आपको ये मिल जाएगा जो एट्रोसिटीज एक्ट वगैरह हम देखेंगे, SC/ST एक्ट देखेंगे तो वहां पर इनको देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है संविधान से। तो संविधान में आप ध्यान रखेंगे, संविधान में इसका कहीं भी आपको देखने को वर्णन नहीं मिलेगा कि अस्पृश्यता की डेफिनेशन क्या है। एक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा जो सिविल राइट्स एक्ट हैं और एट्रोसिटीज SC/ST एक्ट है, वहां पर तो इसके लिए अच्छी खासी सजा का प्रावधान है, और नॉन बेलेबल होती है वो जो सजा होती है उस टाइम पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन कर दूं सो दैट आप लोगों को इश्यू ना हो देखने में। चलिए
ये देख लिया हमने जो हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 के बारे में बात करेंगे तो उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी कि जो राज्य, सेना और विद्या के अलावा जो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से, ठीक है, सरकार से, जो आर्टिकल 12 में हमने देखा था। तो गवर्नमेंट के द्वारा सेना हुआ या फिर विद्या हुआ, इन दोनों के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नागरिक विदेश से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि हमारे देश के जो व्यक्ति हैं वो विदेशों से उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो अगर विदेशों से स्वीकार करनी होती है तो प्रेसिडेंट्स की पूर्व अनुमति की उसके लिए आवश्यकता होती है। और कोई विदेशी भारतीय पद पर हो तो प्रेसिडेंट की सहमति के बिना विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ध्यान रखेंगे। मान लीजिए नागरिकों के लिए तो चीज है ही, लेकिन अगर भले ही कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत में किसी पद पर बना हुआ है, भारत में किसी पद पर वो ग्रहित है, तो वो बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से विदेशों से भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है। अगर जो हमारे वंश बेस्ड जो पद होते थे, यानी कि वंश आधारित जो पद होते थे, जैसे महाराजा का है, राय बहादुर का है, राजा साहब का है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आर्टिकल 18 के तहत इन सारे जो पदों को समाप्त कर दिया गया और इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंटरप्रिटेशन होती है वो ये ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई सरकार तो खुद देती है, पद्म पुरस्कार देती है, भारत रत्न देती है, तो ध्यान रखेंगे जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं इनको जो है उपाधि नहीं माना जाता। ये पुरस्कार हैं, प्राइजेस हैं, इनको उपाधि नहीं माना जाता। और ये चीज एक इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो उपाधि देगी वो तो सिर्फ सेना और विद्या की उपाधि, कोई उपाधि नहीं देगी। लेकिन जो पद्म पुरस्कार हैं वो उपाधि नहीं है, पुरस्कारों की श्रेणी में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि पद्म पुरस्कारों या हों या फिर ये पद्म पुरस्कारों को अपने नाम के आगे और नाम के पीछे कोई व्यक्ति लगा के यूज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए XYZ किसी व्यक्ति का नाम है तो अपने नाम में ऑफिशियली यूज करे पद्म भूषण XYZ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप इस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते। ये हुआ हमारा टोटल आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 थोड़ा सा बड़ा है, समय लेगा, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे आप लोग, है ना। तो आर्टिकल 19 को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 19 हमारा क्या कह रहा है, देखो। आर्टिकल 19 हमारा कह रहा है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ से आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 14 से 18 तक आपको राइट ऑफ इक्वलिटी यानी कि हमारी जो समानता के अधिकार होंगे वो मिलेंगे। आर्टिकल 19 से लेके हम देखेंगे आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये हमें स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त कराते हैं। तो आज हम आर्टिकल 19 को देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 20 है उसको भी देख लेंगे। 19 बोलता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसी स्वतंत्रता के अधिकार में हमें 6 अधिकार अंतर्निहित हैं और आपको 6 याद होने चाहिए। आर्टिकल 6 का एक क्या बोलता है, क्लॉज 1 बोलता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आपको कुछ भी बोलने की, अपनी बात को बाहर निकालने की, अपनी अभिव्यक्ति करने की, चाहे लिखित द्वारा हो चाहे बोलने के द्वारा हो, कैसे भी आपको अपनी बात कहने की पूरी आजादी दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा। लेकिन आप ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि हर चीज पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। किन किन आधारों पर ये रिस्ट्रिक्शन लगेंगे वो भी हम देखेंगे। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की, यानी कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अधिकार ये था। तीसरा, संघ या सहकारी समिति बनाना, यानी कि आप कुछ लोग मिलके आ सकते हैं एक जगह पर, एक मंच पर, और आप अपने किसी काम को, जो आपका लीगल काम है, उसको अंजाम दे सकते हैं। जैसे सहकारी कृषि करना हुआ, सहकारी समितियां चलाना हुआ। चौथा है सर्वत्र आबाद संचरण की, यानी कि पूरा भारत है वहां पर हम देख सकते हैं, आप सर्वत्र आबाद संचरण कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आराम से मनाली ट्रिप करो, आप लद्दाख की ट्रिप करो। बट हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, किन आधारों पर लगेंगे वो भी बताऊंगा। निर्बाध घूमने व बसने का, यानी कि आप कहीं भी घूमिए, जहां मन करे आपका वहां बसिए, ठीक है। कोई वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने का, यानी कि आपको जो काम करना है, कोई भी कारोबार करना है, जो भी बिजनेस करना है, आपको पूरा राइट दिया गया संविधान के द्वारा, आपको वो करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे 6 के 6 हमारे जो राइट दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, इन सब पर तार्किक प्रतिबंध या फिर जिन्हें बोल सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब उन 6 अधिकारों को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ध्यान रखेंगे, ये जो 6 अधिकारों की रक्षा करी जाएगी, ये राज्य के खिलाफ, ना कि निजी मामले में। यानी कि जो 6 जो हमारे जो अधिकार हैं आर्टिकल 6 में, तो ये हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिले हुए हैं, ना कि ऐसा नहीं है किसी प्राइवेट एंटिटीज के विरुद्ध में मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे आप बात कर लें कि भाई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपके ऑफिस में बात काम कर रहे हैं, आप वहां के जो बॉस है उसको गाली देने लगे या फिर कुछ भी ऐसी हरकत करने लगे, और अगर उन लोगों ने आपको इसी से आपको प्रतिबंध लगाया गया कि आपको लिमिटेड करा गया कि आप इन चीजों को बाहर नहीं बोल सकते, आप हवाला दें सीना फाड़ के भाई मुझे तो ये अधिकार मिला हुआ, तो नहीं, ये राज्य के विरुद्ध आपको मिले हुए हैं, ना कि प्राइवेट के विरुद्ध। अब हम बात करेंगे तो इनमें से जो हमारे टोटल जो अधिकार थे, जैसा मैंने आपको बताया, यूजुअली स्टार्टिंग में मूलतः ये 7 थे, लेकिन 44वें के द्वारा 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, इसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 काम है, इसको डाल दिया गया, ठीक है। अब चलिए, वो जो 6 अधिकार थे ना, उनको हम एक एक से देखेंगे, सारे अधिकारों को देखेंगे। पहला है हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमारी जो बोलने की और किसी चीज को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, उसके बारे में हमें बात करनी है।
तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आ जाएंगे, तो भाई सीधी सी बात है, विचार प्रसारण का अधिकार, यानी कि आपके जो विचार हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मेरे जो विचार हैं, जो भी सब्जेक्ट के बारे में मेरे विचार हैं, मैं आप लोगों तक प्रसारित कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। तो ये विचार प्रसारण का अधिकार है आपका, वाक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। व्यावसायिक विज्ञापन का अधिकार, यानी कि आपका कोई भी बिजनेस है उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करने का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। फोन टैप के विरुद्ध आपने देखा होगा गवर्नमेंट एजेंसीज, कुछ पत्रकारों के, आपने अभी पेगासस स्पाईवेयर ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, गवर्नमेंट को जो भी डाउटफुल होता है, या फिर कुछ पत्रकार होते हैं बड़े, या फिर कुछ जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, उनको फोन टैप कराती है गवर्नमेंट, यानी कि एक एक एक्टिविटी पर नजर रखती है उनकी पर, कि क्या बात कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं उन पर। तो आपके फोन टैप के विरुद्ध में आपका जो अधिकार है, वो फोन टैप के विरुद्ध में अधिकार आपका एक मूल अधिकार है, कोई भी आपकी बिना अनुमति के फोन टैप नहीं कर सकता। प्रसारित ये करने का, प्रसारित करने का अधिकार, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन विरुद्ध, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी यानी कोई राजनीतिक पार्टी या फिर जो कोई अन्य संस्थान है उसके बंद बंद, ऐसे आप देखते हैं ना, ये जबरदस्ती लोग भारत बंद कर देते हैं। कोई भी राजनीतिक दल है, कोई विरोध में, गवर्नमेंट के विरोध में आ गया, रोडों पे कब्जा कर लिया, भारत बंद कर दिया, तो इन सब के से क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था है वो तो डिस्टर्ब हो रही है ना। तो ये इसके विरुद्ध में जो अधिकार होंगे वो भी आपका एक मूल अधिकार होगा, ठीक है। गवर्नमेंट जानकारी का, यानी कि सरकारी कोई भी जानकारी, गवर्नमेंट से आपको जानकारी लेनी है तो उसका वो भी अधिकार है, आपका मूल अधिकार है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए आपको आरटीआई दे रखा है कि भाई इन इन मामलों में आप हमसे जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है शांति का, ये ठीक है। और अखबार पर पूर्व प्रतिबंध का, यानी कि जो प्रेस है और उस पर पूर्व प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अखबार सबसे बड़ी भूमिका निभाता है अभिव्यक्ति की आजादी में, ठीक है। तो ये जो इस पर पूर्व प्रतिबंध का, ठीक है। प्रदर्शन का ये ध्यान रखेंगे, कोई भी, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये वाक और अभिव्यक्ति, यानी कि आर्टिकल 19(1) में से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है वो यहीं से बनता है। ईपीएफओ में अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा, ईपीएफओ में ये एग्जाम, ये मतलब वर्ड टू वर्ड एज इट इज छपा हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया था यूपीएफओ का एग्जाम, आपने देखा होगा, तो आपने वहां पर मतलब एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा। क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में प्रदर्शन के साथ साथ हड़ताल का भी अधिकार दिया गया है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपको प्रदर्शन का अधिकार है। गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के साथ अगर आप मान लीजिए सहमत नहीं है तो उनके विरुद्ध में आप जो है स्ट्राइक कर सकते हैं, मतलब स्ट्राइक नहीं, सॉरी, मतलब प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको हड़ताल का फिर स्ट्राइक का अधिकार कोई नहीं है, हड़ताल का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर से बता रहा हूँ, प्रदर्शन का अधिकार आपका मूल अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। जोर डाल के दिमाग में घुसा लेना, क्वेश्चन बार बार आते हैं, आ भी चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये विरोध का, ये प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है, बट हड़ताल का नहीं। आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के साथ सहमत नहीं है, आप जम के विरोध करिए, जहां आपको मौका मिले हर मंच पर आप विरोध करिए, लेकिन आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो युक्त युक्त जो प्रतिबंध लगे होंगे हमारे इस पर, यानी कि जो 16(1) पर, यानी कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध किन किन आधारों पर लगे होंगे, तो आपको आधार पते होने चाहिए, क्योंकि 4-5 आधार वहां से देख देता है और ऊपर जो अधिकार है उसको डाल देगा, अब बोलेगा कि इन पर किन किन आधारों पर आपको क्वेश्चन में जो है इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगे मिलेंगे, ठीक है। तो एकता और संप्रभुता, यानी कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की अगर बात आ जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा आपके मूल अधिकारों को छीना जा सकता है, या सप्रेस कराया जा सकता है, कम कराया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा, बिल्कुल सिक्योरिटी के बेसिस पर भी। विदेशी राज्यों से संबंध, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे, अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारे विदेशी राज्यों के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं या फिर वो बिगड़ते हैं, तो उन आधारों पर भी आपके ये जो मूल अधिकार है, जो कि 19(1) में दिया गया है, इसको सप्रेस या फिर इसको डिक्लाइन कराया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। नैतिकता के आधार पर, मान लीजिए अब हम जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको कोई भी वृत्ति करने का, कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, और कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई शारीरिक अपने संबंध में ऐसा कोई काम करने लगता है, जैसे जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो, तो गवर्नमेंट के द्वारा नैतिकता के बेस पर या फिर स्वास्थ्य के बेसिस पर ऐसे कामों को जो है कंट्रोल कराया जा सकता है। वहां पर ये हवाला नहीं दे सकते कि मुझे कोई भी वृत्ति करने का अधिकार मिला हुआ है तो मेरा जो मन करेगा अपने शरीर के साथ वो करूंगा, नहीं। नैतिकता के बेसिस पर और इसी लेवल पर, इसी बेसिस पर जो प्रोस्टिट्यूशन का बाहर ओपनली घूमना है उसको रिस्ट्रिक्ट करा जाता है, नैतिकता के बेसिस पर, कि भाई ओपनली ये सारी चीजें होना, ओपनली सब कुछ घूमना, ये चीजें ठीक नहीं है। इसी बेसिस पर गवर्नमेंट के द्वारा इन सारी चीजों को कंट्रोल करा जाता है। न्यायालय की अवमानना, आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया तो आपके सारे अधिकार धरे रह जाएंगे, जेब में रखे रह जाएंगे, ठीक है। अपराध में संलिप्तता, आपकी किसी जो है आप किसी क्राइम में संलिप्त हैं और उसके बाद आप अपने ये मूल अधिकार व्यक्ति की बात करते हो तो आपकी कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। ये सारे अधिकार थे हमारे 16(1) के, और 16(1) के जितने जितने रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनको भी देखा। सारे अधिकार, सारे अधिकारों के साथ आपको रिस्ट्रिक्शंस भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, सारी चीजें बहुत डिटेल में लक्ष्मीकांत में दी हुई थी, सारी चीजें आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिल गई। अगला देख लेते हैं 16(2) पे। 16(2) में बात करी जा रही थी हमारा शांतिपूर्वक सम्मेलन की, यानी कि आपको गवर्नमेंट का विरोध करना है, चाहे कोई सम्मेलन करना है, कोई बातचीत करनी है तो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं आप चिल्ला रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नहीं, शांतिपूर्वक होना चाहिए, किसी बंदे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सार्वजनिक बैठक में भाग का और प्रदर्शन का अधिकार ध्यान रखेंगे, यानी कि सार्वजनिक आप भी कोई भी बैठक हो रहे हैं, आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ग्रुप से लोग हैं, आपको किसी पार्क में बैठ के मीटिंग करनी है तो आराम से बातचीत करिए, आपको जो करना है वो करिए, बशर्ते किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब इस अधिकार पर 16(2) पर प्रतिबंध किसके आधार पर लगेंगे, तो वो प्रतिबंध होंगे
एकता की अखंडता के आधार पर देश की एकता अखंडता नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। आप मान लीजिए आप ऐसा सम्मेलन करने लग गए कि जैसे आप बात कर सकते हैं जो जेएनयू में जो नारे लगे थे, है ना? मैं उस पर नहीं जाऊँगा कितना सही है, या फिर आप ऐसा ही कुछ देश विरोधी कोई गतिविधियाँ चलाने लगते हैं, है ना? आप ऐसा कोई सम्मेलन लाते हैं पार्क में और देश के विरोधी कोई षड्यंत्र रचाने लगते हैं, तो वहाँ पर फिर आपके अधिकारों को आपकी जेब में रख दिया जाएगा। और यहाँ पर सार्वजनिक आदेश के बेसिस पर, ठीक है? यानी कि फिर या फिर उस क्षेत्र में यातायात नियंत्रण पर, यानी कि मान लीजिए आप जो है ऐसी जगह पर, मान लीजिए दिल्ली का कनॉट पैलेस है, आप वहाँ पर कोई बड़ी सभा सम्मेलन करना चाहते हैं, आप सीधी-सी बात, आप इतनी ज़्यादा भीड़ लेके आएँगे, इकट्ठा करके आएँगे, तो जो ट्रांसपोर्ट है, लोकल यहाँ के जो यातायात है वो डिस्टर्ब होगा ना, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर पे चैलेंज बनेगा ना, तो उन बेसिस पर आपके जो मूल अधिकार हैं, उनको जो है रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, उन पर प्रतिबंध या फिर कम करे जा सकते हैं। 19(3) में हम बात करेंगे तो यहाँ पर संगम या संघ बनाने का अधिकार, यानी कि एक ग्रुप में इकट्ठा होकर आपका कोई संगम बना या फिर संघ बनाने का अधिकार है, आपको मिलता है। इनमें एग्जांपल मिल जाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी या फिर राजनीतिक दल बनाने का जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार है 16(3) के तहत। कंपनी बनाने का अधिकार है, ये भी आपका मूल अधिकार है। कोई साझा फर्म भी आप इसी के तहत बना सकते हैं। कोई क्लब या संगठन भी, यानी कि आप लोग मिलकर इकट्ठे होकर कोई क्लब या संगठन, कोई स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 19 जो है 3 आता है हमारा इसके तहत में। अब 19(30) पर जो युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको देख लो। ये एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता। अब आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी प्रतिबंधों की बात करी जाएगी, तो जब भी आपको ऑप्शन में मिल जाए सार्वजनिक जो व्यवस्था के बारे में बात करें या फिर एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा की बात करें, तो उसे तो आप हर ऑप्शन में साथ में ले जाएंगे, में उसे तो आप ले ही जाएंगे साथ में, ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि आपको हर ऑप्शन में मिलेगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब 19(4) के बारे में बात करेंगे तो आबाद संचरण। मैंने बताया था कि आपको कहीं भी घूमने का आबाद संचरण का अधिकार था। आबाद संचरण का मतलब ये बिना किसी बाधा के संचरण का अधिकार। अब आप ये कहें कि मुझे तो अंडमान निकोबार में जहाँ जनजातियां रहती हैं, वो कोई बहुत विशेष पीवीटीजी जहाँ रहती हैं, मुझे वहां संचरण करना है, मुझे वहां घूमना है। क्या ऐसा संभव है? हाँ, जाके देखिए, सिर में तीर मारा जाएगा, आपकी डेड बॉडी वापस आएगी वहां से। वो एक बात अलग है, लेकिन हाँ, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका जो सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, उनकी जो डेमोग्राफी वहां पर बनी हुई है, वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो लोग एलिनेशन में रहते हैं, वो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, मुख्य धारा से वो लोग कट के रहते हैं, इसलिए वो पीवीटीसीज है ना? तो उन लोगों को बचाने के लिए, फिर मान लीजिए कोई बॉर्डर एरिया होगा, जैसे हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वहां पर देखें आप, वहां कहें कि जहाँ इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है, कि वहां अंदर जाने के लिए जिसकी परमिट व्यवस्था चाहिए, मैं बिना परमिट के अंदर जाऊंगा क्योंकि मुझे आवाज संचरण का अधिकार है। नहीं भैया, सीआरपीएफ वाले या फिर जो भी रेस्पेक्टिव जो भी डिफेंसेस रहते हैं, बहुत कूटते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद आबाद संचरण पर जो युक्ति की मैंने बताई थी, एसटी की सुरक्षा यहाँ पर हो गई। जो एसटी एरिया, वहां पर बाहरी लोगों के प्रवेश को रोका जा सकता है। वैश्या संचरण, मैंने आपको यही बताया था, ये नहीं, जो वैश्या संचरण को जो रोका जाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर इनको प्रतिबंध कराया जा सकता है। मैंने आपको बताया ना, अबाध संचरण का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूट है या फिर कोई भी सेक्स वर्कर है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो खुल के गलियों में और रोडों पे घूमता है आराम से, अपना टैग लगा के, हाँ भाई कि कुछ ऐसा है सीन है, तो इस आधार पर भी अबाध संचरण, यानी कि मूल अधिकार पर उनके जो नैतिकता है, कि भाई समाज में एक नैतिकता मानदंड स्थापित होने चाहिए, सुचारू रूप से चीजें चलनी चाहिए, और उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव होते हैं इन सारी चीजों के, जो HIV वगैरह सारी चीजें आप देखते हैं, तो उन सारी चीजों को भी ख्याल में रखते हुए आपके जो ये मूल अधिकार था, ये जो हमारा 19(4) था, इसको आपकी को रिस्ट्रिक्ट कराया जा सकता है, लिमिटेड कराया जा सकता है। पांचवा आता है आपका 19(5) बसने का और निवास करने का अधिकार। तो ये ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं। निवास और संचरण का राइट, ये जो एक दूसरे के पूरक हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अभी जब वहां घूम रहे थे और जहां कहीं भी निवास करेंगे, तो एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है इसके बारे में। लेकिन इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है फिर से आप कहें कि मुझे तो नॉर्थ ईस्ट में जाके ILP वाला एरिया है, वहां जाके बसना है। ठीक है, या फिर आप ये कहें कि मतलब अब फिर से ऐसी ट्राइब के बीच में रहने की कहें, भाई मुझे तो यहाँ एक झोंपड़ी मुझे भी बना लेनी है यहाँ पर बीच में, है ना? तो सारे रिस्ट्रिक्शन वहां पर इस तरह के होंगे। व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो यानी कि आपको कोई भी काम धंधा करने की अपनी स्वतंत्रता थी, कि आप अपने बेसिस पर कैसा भी कोई काम कर सकते हैं, तो उस पर जो युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। किसी पैसे के लिए टेक्निकल जो एलिजिबिलिटी है वो जरूरी है। अब आप मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेना, आप कोई दिल पर मत लेना इस चीज को, कोई सीरियस मत लेना। मान लीजिए आपने BA कराया हिंदी ऑनर्स में, या फिर किसी भी ऑनर्स में कराया, किसी भी सब्जेक्ट में कराया अपने में, मुझे नहीं पता BA किन किन सब्जेक्ट में ऑनर्स में होता है, बट हाँ आपने हिंदी कराया, मतलब BA कराया नॉर्मली। आप जाते हैं आप इन्फोसिस में, बोलते हैं कि मेरे को कोई भी बिजनेस करने का अधिकार है, मेरे को कोई भी जॉब करने का अधिकार है, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए और मेरे को कोडिंग करनी है, तुम्हारी कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने हैं। आपने करा BA है, आप मांग रहे हो वहां पर इंजीनियर की, वो भी सीनियर इंजीनियर की पोस्ट, कैसा पॉसिबल है? आपको कोडिंग आनी भी तो चाहिए, जो भी उनका सिलेबस होता है, जो भी वो टेक्नोलॉजी, जो भी स्किल होती है, वो भी तो आनी चाहिए। तो अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी, जो रेस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर रेस्पेक्टिव जो स्किल है वो नहीं है, तो आप इस पर दावा नहीं कर सकते कि मुझे कुछ भी काम करने का अधिकार है। भाई आपको उसके संबंध में आपको एक्सपर्टीज भी तो आनी चाहिए। आप है नहीं केमिस्ट्री इंजीनियर, ठीक है, आप मतलब आप केमिस्ट्री से आपसे कोई दूर दूर तक समझौता नहीं है, आप कोई रसायन फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप तो बम धमाका करा देंगे वहां पर, आप तो विस्फोट करा देंगे वहां पर, क्योंकि आपके पास स्किल तो है ही नहीं, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी होंगी। उद्योग और सेवा जारी लाइसेंस करने की अनिवार्यता, बिल्कुल ठीक है। तो ये जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ की जो कुछ और उद्योग और कुछ ऐसी सेवाएं होंगी जिनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें दी गई थी हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसके 6 के 6 अधिकारों को देखा हमने, उसके रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको देखा। आर्टिकल 20 पर मूव कर रहे हैं हम। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध के लिए जो दोष सिद्धि है उसके संबंध में संरक्षण। यानी कि आपने कोई क्राइम करा या फिर नहीं करा वो तो सारी चीजें कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन अगर आप पर कोई चार्ज लगता है तो उसकी दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण मिलता है, यानी कि आपको मौके दिए जाते हैं कुछ कि कैसे कैसे चीजें आपको सिद्ध करनी है और उस टाइम पर आपके अधिकार कौन कौन से होंगे। तो आर्टिकल 20(1) है हमारा, ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 20(1) आपको ऐसे लिखा मिलेगा ये एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि अब देखिए कीवर्ड में बनाए जाते हैं शॉर्ट नोट्स, तो ऐसा नहीं डिटेल में पूरे पैरा भर भर के फिर बनेंगे ही कैसे। 800 पेज की एक बुक को आप कुछ पेज में कंपाइल कर रहे हैं तो कुछ तो आपको वहां पर स्किल लगानी पड़ेगी ना। तो यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो पूर्व पद कोई प्रभाव कानून लागू नहीं होगा। आर्टिकल 20(1) ये कहता है कि मान लीजिए आपने कोई क्राइम करा था, आपने कोई क्राइम करा था 6 महीने पहले, ठीक है, और ये 6 महीने पहले आपने कोई क्राइम करा था और आज के टाइम पर पुलिस आपको जो है पकड़ के जेल में पहुंचाती है। जेल में क्या पहुंचाएगी, मतलब मान लीजिए कोर्ट के समक्ष पेश करती है, और 6 महीने पहले आपने कोई क्राइम करा था और आज 2 महीने पहले वो क्राइम है बदल गया है उसके संबंध में। तो ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए जो बदल गया है आज के टाइम पर, जो बदला हुआ क्राइम है उसके आधार पर आपको सजा नहीं मिलेगी। जिस टाइम पर, जिस दिन पर, जिस समय पर आपने जो अपराध किया था उस टाइम पर कानून क्या कहता है, ठीक है, उस टाइम पर कोई कानून क्या कहता है, उस टाइम के हिसाब से आपको जो है ये चीजें बोलते हैं, मतलब उस टाइम के हिसाब से हमें जो है सजा मिलती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। यानी कोई पूर्व पद प्रभाव कानून लागू नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोहरी क्षति नहीं, ये न्यायिक मामलों में मिलता है, सिर्फ ध्यान रखेंगे। यानी कि जो दोहरी क्षति का जो हमारा प्रावधान होता है ये सिर्फ और सिर्फ न्यायिक मामलों में मिलता है, प्रशासनिक मामलों में। यानी कि दोहरी क्षति का मतलब ये होता है आपको एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंड दिया जा सकता है, एक अपराध के लिए आपको एक से ज्यादा बार दंड नहीं दिया जाएगा, ये मतलब होता है दोहरी क्षति का। दोहरी क्षति के बारे में अगर आप देखेंगे तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशियल मामले हैं आप इसको ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि ये इसका ना परंतुक है और परंतुक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि आपको बोल देगा कि प्रशासन ने कोई भी आपके ऊपर, आप किसी विभाग की कार्यवाही आपके ऊपर चल रही थी तो वहां पर आपको दोहरी क्षति नहीं दी जा सकती। तो आपको ध्यान रखना है ये जो दोहरी क्षति को संरक्षण मिला हुआ है सिर्फ न्यायिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में आपको दोहरी क्षति से संरक्षण नहीं मिलेगा। किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जो अपनी आप खुद के विरुद्ध कोई गवाही देंगे ना तो वो आपको मान्य नहीं होगी कोर्ट में। इसका रीजन क्या है, मान लीजिए आपको पता है पुलिस हमारे यहाँ की कैसी होती है, बढ़िया तरह से कूटती है। ये क्या है, शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए भी ये चीज इस चीज को लाया गया। मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करा, उठा के लाई जेल में। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर है किसी अपराध को उसको सिद्ध करना है, तो वो कहीं ऐसा ना हो इनोसेंट आदमी को इतना टॉर्चर कर दे, इनोसेंट आदमी को इतना मार दे कि सामने वाला बंदा अपने अपराध को कबूल कर ही ले। और रियल लाइफ में आपको ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। जो रेयान इंटरनेशनल स्कूल में जो केस हुआ था बच्चे के साथ में जो दुष्कर्म करा गया था, उसमें वहां पर आपने देखा था कि बस के कंडक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया था और उसको बेचारे को इतना टॉर्चर करा था, इतना ज्यादा मारा था कि उसने अपराध ना करते हुए भी उसको अपराध स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसे लगा अगर मैं नहीं स्वीकार करूँ तो मेरे को वैसे मार देंगे। उसको मजबूरी में उसको इतना टॉर्चर करा गया कि उसको अपना अपराध जबरदस्ती जो किया ही नहीं था उसने वो स्वीकार करना पड़ा। लेटर ऑन कोर्ट ने बाद में फाइंड आउट करा, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ कि वो जो अपराध था वो बस के कंडक्टर ने नहीं करा, वो तो बेचारा एवं ही पिस रहा था। वो तो जो अपराध था क्लास की एक सीनियर बच्चे के द्वारा करा गया था। तो ये चीजें, इन सारी चीजों को बचाने के लिए कि जो आप इतना पुलिस आपको टॉर्चर ना कर दे, पुलिस आपको ऐसे सामने ऐसी कंडीशन ना बना दे कि आप कोर्ट में जाके खुद के विरुद्ध गवाही दें, तो आप खुद के विरुद्ध गवाही कोर्ट में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 20 तक। अगला हम आर्टिकल 21 से लेकर आर्टिकल 32 तक पूरा बहुत रैपिडली कवर कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे 3 वीडियोस में पूरा फंडामेंटल राइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मुझे पता है, देख रहा हूं मैं कि बहुत कम लोग इसको अभी फॉलो कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जितने फॉलो कर रहे हैं आप समझ लीजिए आपको कुछ विशेष चीजें मिली हुई हैं और जो भीड़ है उसको ज्यादा चीजें नहीं मिल पाती। जितनों को मिल रही है आप इसका फायदा उठाइए। देखो एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी, आप लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, तो पीडीएफ को मैं अभी तो डाल रहा हूँ, लेकिन होपफुली मोस्ट प्रोबेबल है कि 10 से 15 दिन बाद ये सारी पीडीएफ डिलीट होती जाए, क्योंकि आपको अगर पीडीएफ अभी चाहिए तो अभी ले लीजिए, अभी सेव कर लीजिए, क्योंकि इस चीज की पूरी संभावना है कि नेक्स्ट सीजन में सारी चीजें पेड हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से सीरियस हैं इसके लिए तो अभी पीडीएफ को ले लें, अभी जो पीडीएफ तुरंत जो शेयर कर दी जाएगी आप उसका फायदा उठाएं और बार बार रिवीजन करें। ट्रस्ट में आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन करेंगे, आपको लक्ष्मीकांत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोच के देखिए, आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले सिर्फ एक दिन में और आधे दिन में आप पूरी पॉलिटी को जब रिवाइज कर लेंगे तो इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का रहने वाला है, ठीक है। और ऑथेंटिसिटी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको जरा भी डाउट है कि पता नहीं मैंने कहाँ से लिख दिया, ये सब कहाँ से आ गया है,
तो एक बार इस चीज को वेरीफाई करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ा सा कष्ट करिए, पॉलिटी की किताब उठाइए, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को, एक एक कॉन्सेप्ट को मेजर करिए, जांचिए, परखिए कि क्या सारी चीजें वही हैं कि नहीं है। तो आपको चीजें रियलिटी सबको सामने आएगी, सबको दिखेगी, ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इसका फायदा उठाएं जरूर से जरूर, और जैसा भी आपका रेफरेंस जो आपका आउटपुट है, आपका जो भी रिव्यू है इसके बारे में कमेंट में जरूर ड्रॉप करें, जरूर बताएं, कोई सजेशन है वो बताएं। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं gshumor@gmail.com। अभी नंबर तो इश्यू नहीं करेंगे यार, क्योंकि अभी ये जो आपकी जो भी थोड़ा प्रोफेशनली रहते हैं कि gshumor@gmail.com, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं जो भी आपकी कोई भी क्वेरी है। अब अगर आपको कुछ भी जो है कुछ भी अपनी बात पहुंचानी है या फिर कुछ भी या तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन है ही, लेकिन स्टिल उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी जरूरी है तो gshumor@gmail.com आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मैं खुद इसको अटेंड करता हूँ, मैं खुद इसे मॉनिटर करूंगा। तो आज के इसमें बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट में मिलेंगे आपसे। टेस्ट भी करते रहें आप जल्दी से और रिवाइज भी करते रहें। इकोनॉमी आपका इंतजार कर रही है, इकोनॉमी का कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, इसके तुरंत खत्म होने के बाद ही हम इकोनॉमी शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।